हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम सीखने वाले हैं वो चैप्टर 1 यूनिट 1 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 9 एज वेल ऑल्सो क्लास 11 के लिए भी बहुत ही ज़रूरत है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1 चैप्टर 1। ठीक है, सो टॉपिक क्या है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, so I recommend kindly visit the first video and then you come back here ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ओके, now the topic goes like this: advantages of accounting। अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है? पहला, फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम देखें तो मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। मतलब बिजनेस में देखिए, एक बिजनेस यूनिट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो सबको रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। क्लियर? ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा? विच आर फाइनेंशियल इन कैरेक्टर, विच आर फाइनेंशियल इन कैरेक्टर। जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर है एज वेल एज बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन सा? बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, तो उसको रिकॉर्ड करते कैसे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, पहले करेंगे जर्नल। ठीक है, ये हो गया बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड या प्राइमरी एंट्री। जर्नल से बनाते हैं लेजर, लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता क्या है? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, पहले हो गया आपका जर्नल, जर्नल से बना लेजर, जर्नल से क्या बनता है? लेजर, लेजर से बना ट्रायल बैलेंस, लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। इतना तक तो हो गया आपका, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के बाद ही स्टार्ट होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है। और ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाते हैं? ताकि हम एसर्टेन कर सके ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीजें रिकॉर्ड किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डू रिमेंबर, क्या रिकॉर्ड किया जाता है? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंसेस होता है डेबिट, और सारे डायरेक्ट इनकम्स, बिजनेस से जुड़ी हुई सारे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और उसका आउटपुट होता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें कैसे रिकॉर्ड होता है? इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होगा? इनडायरेक्ट, जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ी नहीं हुई है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इनडायरेक्ट इनकम्स। क्या रिकॉर्ड होता है? इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और उसका जो आउटपुट है उसे हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। ये होता है। हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दो पार्ट, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, और लास्ट पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आता है बैलेंस शीट, ठीक है। इसका बाएं तरफ होता है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, एंड दाएं तरफ होता है एसेट्स। फिर उसको टैली किया जाता है और यही से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो जाता है। क्लियर? अच्छा, नाउ कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स का मतलब, जैसे अगर हम 2018 की बात करें,
2018, 2019, 2020। 2018 में किसी बिजनेस का अगर प्रॉफिट है समझ लो 50 लाख, 2019 में दैट इज 1 CR, 2020 में 2 CR। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो बिजनेस है ये ग्रो हो रहा है, द बिजनेस इज ग्रोइंग। ठीक है, उसी चीज को अगर हम उल्टा कर दें, पहले था 2018 में 2 CR, ये हो गया 1 CR, एंड लास्ट 2020 आते आते बन गया 50 लाख। ये रिवर्स सिचुएशन है, मतलब द बिजनेस इज डिक्लाइनिंग, बिजनेस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और इधर बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इधर डिक्लाइन नीचे की तरफ, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, एंड दिस बिजनेस इज गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये जो 50 लाख लिया, दिस ऑल आर व्हाट, दिस आर प्रॉफिट्स, ये सारे प्रॉफिट्स हैं। ओके, नाउ डिसीजन मेकिंग, तो रिजल्ट्स कंपेयर अगर अकाउंटिंग से कर सकते हैं तो डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे 50 लाख से हो गया 1 CR, इसका मतलब क्या कि 50 लाख का ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये 50 लाख को इन्वेस्ट किया, ये 50 लाख को अच्छे जगह पर इन्वेस्ट किया, और वो डिसीजन मेकिंग कहां से पता चला? अकाउंटिंग से पता चला कि 50 लाख कंपेयर करके तो पता चला ना कि 2018 में प्रॉफिट था 50 लाख बिजनेस का, और 2019 में हो गया 1 करोड़। इसका मतलब 50 लाख का इंक्रीज हुआ है। इच 50 लाख को अच्छे जगह पर इन्वेस्ट कर पाया, तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। और इसी वजह से देखो 2020 में कितना हो गया, 1 CR और ज्यादा हो गया। तो ये इन्वेस्ट किया था इसीलिए हुआ, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? ओके, नाउ एविडेंस इन लीगल मैटर्स, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अकाउंटिंग के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, बैलेंस शीट ले लो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लो, ट्रेडिंग अकाउंट ले लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लो, ठीक है, ये सारे लीगल एविडेंसेस होते हैं लीगल मैटर्स में। उसके बाद टैक्सेशन के लिए भी जरूरी होता है, फॉर द टैक्सेशन। देखिए, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, क्या पता है? दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी या बिजनेस से जो टैक्स मिलता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए, गवर्नमेंट को भी चलने के लिए तो उसका रेवेन्यू चाहिए ना, इनकम चाहिए, तो गवर्नमेंट का इनकम क्या होता है? टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनी या बिजनेसमैन के दिए जाने वाला, बिजनेसमैन के द्वारा दिए जाने वाला टैक्स, विच इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में किस कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए ये पता कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। उसका बैलेंस शीट देखा जाएगा, उसका फाइनेंशियल पोजीशन, उसका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी देखा जाएगा, और फिर टैक्स लेवी किया जाएगा। क्लियर? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। जो भी बिजनेस से रिलेटेड पार्टी होता है सबको रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? मेरे हिसाब से आप सबको एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। विल मूव इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या सीखेंगे अभी? डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला, रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी को छोड़ के कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे हम इधर लिखते हैं हरी सोल्ड गुड्स, मतलब सामान या कमोडिटीज, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। हरी ने सामान बेचा 2,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, ठीक है, क्या बेचा? गुड्स। तो इसमें क्या हुआ? गुड्स आउट, गुड्स चला गया। अभी डेफिनेटली सामान बेचा तो गुड्स तो रहेगा नहीं। और कैश इन, कैश क्या हो गया? आ गया, इन हो गया ट्रांजैक्शन, लेना और देना, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गया ना। गुड्स आउट, गुड्स चला गया, कैश आया। ओके, एंड दो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स व्हाई अकाउंटिंग विल ओनली रिकॉर्ड इट, ठीक है। बट और एक ट्रांजैक्शन देखिए, ये भी तो ट्रांजैक्शन है। हरी गेव a gift of rupees 1 lakh to
हीज डॉटर, अपने बेटी को 1 लाख का एक गिफ्ट दे दिया, ठीक है। बदले में उसको क्या मिला, देखिए ये मॉनेटरी टर्म में तो मेजर हो रहा है, ओके, बट इट वोंट बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड बिजनेस में नहीं होगा। रीजन ये है कि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। 1,000 रुपए का उसने खरीदा, बट उसने दिया किसको, अपने डॉटर को दे दिया गिफ्ट, ठीक है, बदले में डॉटर ने क्या दिया, नथिंग। तो दो इट इज, बदले में डॉटर ने क्या दिया, कुछ नहीं, ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, ड्यू टू लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिज डॉटर, लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स, लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिज डॉटर, ठीक है। तो ये जो लव एंड अफेक्शन है, एज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स वाई अकाउंटिंग ओन्ट रिकॉर्ड इट। क्लियर टू यू? वही चीजों को रिकॉर्ड करेगा जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अभी हरी ने एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट का तो मेजर हो गया, जब हरी ने खरीदा दैट टाइम इट बिकेम ट्रांजैक्शन, बट अभी जो गिफ्ट दिया अपने बेटी को वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो तो बदले में उसने कुछ लिया नहीं ना, पैसा तो मिला नहीं उसको। एम आई क्लियर? तो ड्यू टू लव एंड अफेक्शन हरी ने जो अपने बेटी को दिया है, तो अकाउंटिंग डू नॉट रिकॉर्ड लव एंड अफेक्शन और एनी ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, मतलब सब कुछ एग्जैक्टली रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल। कुछ चीजें एस्टिमेट के ऊपर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंटिंग, ठीक है, एस्टिमेट के ऊपर। जैसे बिल्डिंग, मान लीजिए बिल्डिंग या लैंड या मशीनरी, ठीक है, मशीनरी, ये सब का एट द टाइम ऑफ परचेज तो ओरिजिनल कॉस्ट में लिखा जाता है, ठीक है, बट ईयर टू ईयर, साल दर साल उनको एक एस्टिमेट करके उनका वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज किया जाता है। बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज होता है, लैंड का डिक्रीज नहीं होता, मशीनरी का वैल्यू भी डिक्रीज होता है एक एस्टिमेट के ऊपर। ये मान के चलते हैं कि हर साल 10% मशीनरी का वैल्यू घटेगा, तो 10% घटाना शुरू कर देंगे या 5% घटेगा, पर एग्जैक्टली कितना कम हुआ है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता, ना ही मेजर करता, ठीक है। जैसे मशीनरी अगर 2019 में खरीदा गया, 2019 में उसका समझ लो कोई एक मशीनरी है 2 लाख रुपए, ठीक है, 2020 आते आते अकाउंटिंग ये मान के चलेगा, एस्टिमेट कर लेगा कि उसका 10% इसका वैल्यू कम हो गया, तो 10% लगा देगा डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, मतलब 20,000 20K का वैल्यू कम होके 1,80,000 आ जाएगा 2020 में, 2020 का वैल्यू। क्लियर? तो ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, एस्टिमेट के ऊपर बेस करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, ठीक है। रिकॉर्ड में भी बायस्ड, रीजन ये है कि अकाउंटिंग इज डन बाय अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट इट्स हिमसेल्फ इज ए ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन मस्ट हैव रॉन्ग, इंसानों से गलती होती है। अकाउंटिंग तो मशीन नहीं करता, दो देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैव बीन इवॉल्व्ड नाउअडेज जिससे अकाउंटिंग होती है, पर इनपुट, इसका जो रॉ डेटा होता है वो एक इंसान को ही देना पड़ता है। क्लियर टू यू? रॉ डेटा तो इंसान सप्लाई करता है, तो इंसान से गलती होती है, तो अकाउंटिंग में भी गलती हो सकता है। उसके बाद बोला गया है ओरिजिनल कॉस्ट, रिकॉर्ड्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है देखिए, रिकॉर्ड्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब यह है, जैसे बिल्डिंग समझ लीजिए, बिल्डिंग, ठीक है, 2015 में एक बिल्डिंग खरीदा गया है 25 लाख, 25 लाख, ठीक है, और 2020 में अकाउंटिंग करते समय भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्डिंग का वैल्यू वही 25 लाख ही लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, दो एट प्रेजेंट द वैल्यू में बी डिक्रीज्ड, अगर डेप्रिसिएशन ले ही लिया गया, दो एट प्रेजेंट द वैल्यू में बी डिक्रीज्ड, या प्रेजेंट वैल्यू कुछ और हो सकता है, डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, बट प्रेजेंट वैल्यू उसका ओरिजिनल वैल्यू तो ही लिखेंगे 25 लाख। बात समझ में आ रहा है? मार्केट वैल्यू को
और ओरिजिनल वैल्यू को कंपेयर नहीं करके लिखा जाता। जिस टाइम पे खरीदा गया तो उसका जो वैल्यू था उसी वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक बायसनेस है, ये एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। मनी एज ए मेजरमेंट यूज चेंजेस इट्स वैल्यू, यस डेफिनेटली। अभी डॉलर देखिए, डॉलर पता है ना, यूएस डॉलर, $1 हमारा कितना, लगभग 75 रुपये, 75 रुपीज़। तो मनी को मेजरमेंट यूनिट मानना ये तो सही नहीं है। और अकाउंटिंग मेजरमेंट यूनिट अकाउंटिंग में क्या है, मनी ही है, मनी। हम अपने देश में रुपीस लेते हैं, अकाउंटिंग जो अमेरिका में होता है वो डॉलर के हिसाब से करता है, इंग्लैंड में जो होता है वो यूरो के हिसाब से करता है। क्लियर टू यू? सो मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट ऑलवेज इट इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, मतलब वो अपना वैल्यू चेंज करता रहता है। क्लियर टू यू? मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट always changes its value. Clear? Okay, we are moving into our next topic, accountancy. Accounting हमने पढ़ लिया। अभी accountancy क्या होता है? Accountancy एक प्रोसेस है of managing the income and expenses of a business। इतना छोटा सा चीज समझ लो, बिजनेस में इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करने का जो प्रोसेस है वही है अकाउंटेंसी, ठीक है। वो प्रोसेस को अकाउंटेंसी, और जो एक्शन होता है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी एक, अगर हम ग्रामेटिकल सेंस में जाए तो अकाउंटेंसी है नाउन। अकाउंटेंसी क्या है? नाउन फॉर्म है। और एक्शन मतलब वर्ब फॉर्म है अकाउंटिंग। वर्ब का फॉर्म क्या है? अकाउंटिंग है। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि अकाउंटेंसी किसी भी बिजनेस का इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करने का तरीका अकाउंटेंसी होता है, ठीक है। बिजनेस है तो उसका खर्चा होगा, इनकम भी होगा, और दोनों इनकम एंड एक्सपेंसेस को बैलेंस करके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस आ रहा है, उस चीज को एसर्टेन करना वही होता है अकाउंटेंसी। और वो एक्शन होता है अकाउंटिंग। नाउ अकाउंटिंग साइकिल, वी हैव कम इनटू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। वो थोड़ा ध्यान से देखिए, इस फोटो को या इस इमेज को अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो अकाउंटिंग साइकिल बिकम्स इजियर। क्लास 9 के लिए कुछ चीज़ें नॉट रिक्वायर्ड एट ए टाइम, 11 के लिए भी ज़रूरी है, आप चाहो तो देख सकते हो, बट इफ़ यू राइट दिस थिंग्स इट बिकम्स ए ग्रेट थिंग फॉर यू। बहुत अच्छा प्रभाव आएगा, इफेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? नाउ पहला अकाउंटिंग साइकिल मतलब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट काम क्या है? आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करो? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल इन कैरेक्टर। फाइनेंशियल इन कैरेक्टर, फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। दूसरा काम है रिकॉर्डिंग, मतलब क्या? जर्नलाइजिंग। अकाउंटिंग इसे क्या बोलता है? बाय मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग रूल को फॉलो करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, उसे क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। क्या कहा जाता है? ओके, थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा इरेजर लगा लेते हैं, ये जगह थोड़ा इरेजर, ठीक है। वी आर ओके। जर्नलाइजिंग क्या करना है? जर्नलाइजिंग, रिकॉर्ड करना। जर्नलाइजिंग के बाद नेक्स्ट आता है पोस्टिंग। जर्नल से होता है लेजर, लेजर में पोस्ट करो। लेजर से अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस, जो समराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग बैलेंसेस बोला जाता है उसे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ बहुत सारे होता है ना, इंसान है जो अकाउंट कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, वो कौन है? इंसान है। इंसान से गलतियां होती है, हो सकता है ना कोई ट्रांजैक्शन 560 रुपीज का था, उसने 5600 लिख दिया, ओके। और कोई तो ओमिट कर दिया, मतलब भूल ही गया लिखना, कुछ एक्सपेंसेस को फॉरगेट द एक्सपेंसेस दैट टू बी रिकॉर्डेड, फॉरगॉटन, मतलब भूल गया कि इस ट्रांजैक्शन को लिखना है कि भी नहीं लिखना है, ओके। दैट कैन मे हैपन एनी टाइम, ह्यूमन को तो रॉन्ग हो सकता है, इंसान कर रहा है ना, ओके। नाउ एडजस्टिंग एंट्रीज, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद अगर कुछ गलतियां निकलता है
उस एंट्री को लिखा जाता है। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बता दिया था मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। क्लियर। देन हमारे पास होता है कुछ क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद भी अगर कुछ रह जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कुछ क्लोजिंग एंट्री बाकी रहता है तब उससे करना है। उसके बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब पूरा साल खत्म करने के बाद, अभी खत्म हो रहा है उसके बाद ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री के बाद एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर उस सारे एंट्री को रिवर्स किया जाता है, वेदर फिर से अगर कोई गलती हो तो निकले और सेम प्रोसेस को दोबारा किया जा सके। क्लियर। आई थिंक अकाउंटिंग सर्कल आप लोगों को साइकिल समझ में आया होगा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आता क्या करना है, जस्ट गेट टू मी, कमेंट बिलो, आपको कमेंट करना है और आई विल गेट बैक टू यू। डोंट वरी, आपका पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, पूरा चैप्टर जितना भी है, क्लास 9 हो क्लास 11 हो, जितना भी है आई विल फिनिश इट ऑल। जस्ट बी विथ मी। ओके, गुड बाय, बी सेफ।